गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में आपको क्या पढ़ाऊंगा। कल मैं पढ़ा रहा था चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। बच्चों के जो चाइल्ड लेबर हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है, उसके क्या इस एक्ट में है, क्यों रोका गया है, बच्चों के बाल श्रम पर रोका गया है, बच्चों के वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। हाँ, अब मैं एक चीज रह गया है जिसमें कुछ सेक्शंस बताए थे आपको कि इस सेक्शन में ये चीज बैन किया गया है। हाँ, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए हैं बाल श्रम पर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं। ठीक है, बाल श्रम पर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं, मतलब बहुत से डिसीजन हैं, लेकिन कुछ दो इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक, ये कौन सा है? पहला केस क्या है बाल श्रम पे? ठीक है, बाल श्रम पे पहला केस है MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ का बाद है AIR 1997। सुप्रीम कोर्ट AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। MC मेहता के केस में बाल श्रम पर कुछ गाइडलाइंस और उन्नी कृष्णन के बाद में भी कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। ठीक, MC मेहता बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट के इस बात में क्या कहा गया था, इस बात के फैक्ट्स क्या है मैं आपको बता रहा हूं। क्या था के मामले में ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थों के निर्माण के लिए तमिलनाडु स्थित शिवकाशी ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ के निर्माण के लिए तमिलनाडु राज्य में स्थित शिवकाशी का देश में शीर्ष स्थान था। बाल श्रम में यहाँ जो तमिलनाडु में एक शिवकाशी जगह है, वहाँ कई कंपनियां थी। उसमें क्या था, बाल श्रम बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चों को रोजगार में रखा गया था। ठीक, यहाँ माचिस निर्माण के सन 1985 में लगभग 200 पंजीकृत कारखाने थे। माचिस निर्माण करने वाली कंपनी थी, कारखाने थे जो उस समय रजिस्टर्ड थे 221, पंजीकृत जो थे 221 कारखाने थे। इन कारखानों में कार्यरत कुल जो कर्मकार थे वो कुल कितने थे? 27,338 श्रमिक थे। 27,338 श्रमिक थे। ठीक है, उसमें से 2,941 बाल श्रमिक थे, मतलब छोटे बच्चे थे। 2,941 छोटे बच्चे थे। ठीक, कारखाने में इतनी बड़ी संख्या में बालकों को नियोजन देकर संविधान के बंदों का उल्लंघन करने वाला शिवकाशी शायद पहला नगर था। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 24 का ऐसा उल्लंघन कुछ समाजसेवी व्यक्तियों के गले नहीं उतरा और MC मेहता ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक जनहित याचिका दायर की। ठीक है, जिसमें उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। मतलब इतनी ज्यादा संख्या में 2,941 बच्चों का क्या हुआ था? 2,941 बच्चे श्रमिक थे और 221 पंजीकृत क्या थे? माचिस बनाने वाले कारखाने थे। उसमें 2,941 बच्चे बाल श्रम थे। ठीक है, जो उस समय भारत में कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां इतनी संख्या में उस समय रहे हों कर्मकार, बाल श्रम रहे हों। ठीक, तो फिर क्या हुआ, इस पे कुछ समाज सेवी संस्थाएं और MC मेहता पेशे से वकील थे। कुछ सामाजिक संस्थाएं और MC मेहता ने आर्टिकल 32 के अंतर्गत, आप लोग जानते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में किसी बात को ले जा सकते हैं जो जनहित में PIL के थ्रू। तो ये PIL के थ्रू बात किया कहाँ, आर्टिकल 32 के अंतर्गत MC मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट बाल संस्था
वाद संसित किया तो वाद में क्या हुआ, अब क्या हुआ, ठीक। फिर आगे क्या हुआ, तब उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 39 तथा 45 के अंतर्गत 45 के अंतर्गत कतिपय दिशा निर्देश जारी किए। इसी बीच शिवकाशी के पटाखा कारखानों में एक दुर्घटना कारित हुई जिसमें लगभग 39 व्यक्ति मारे गए। जब ये बात चल रहा था उसी समय क्या हुआ, पटाखे कंपनी में विस्फोट हो गया और 39 लोग मारे गए, ठीक। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार पर उच्चतम न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया तथा मृतकों के परिजनों को प्रतिकर का आदेश देते हुए घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया। समिति के सदस्य आर.के. जैन, इंदिरा जयसिंह तथा के.सी. कठुआ ने व्यापक जांच के बाद निम्नलिखित सुझाव दिए। मतलब इन तीनों लोगों ने जांच किया। एक सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर है कि वो सुओ मोटो कुछ बात को पीआईएल के थ्रू लेके उस पर जांच बिठा दे। तो क्या किया था, जब कारखानों में विस्फोट हुआ और 39 लोग मरे और पेपर में ये जब पब्लिश हुआ तो क्या हुआ, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस बात को खुद लिया और क्या किया, 3 लोगों की कमेटी गठित कर दी। और इन 3 लोगों की कमेटी में कौन कौन थे, आर.के. जैन, इंदिरा जयसिंह और के.सी. कठुआ, ठीक। तो इन तीनों की कमेटी बना दी और इनको निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जांच करिए, जो पटाखा कंपनियां हैं उन पे जांच करके ले आइए, ठीक, जांच करके रिपोर्ट लाए। तो इन लोगों ने क्या सुझाव दिया, ठीक है, वो एक एक करके मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। इन लोगों ने क्या सुझाव दिया, कुछ सुझाव दिया बाल श्रम के लिए या कंपनी कारखानों के लिए, वो देखिए क्या है। तमिलनाडु सरकार यह सुनिश्चित करे कि विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थों का निर्माण करने वाले कारखानों में बालकों को नियोजित नहीं किया जाए। उसने क्या कहा, तमिलनाडु सरकार को चाहिए, इन लोगों ने क्या कहा, तमिलनाडु सरकार को चाहिए कि यह देखे कि कोई बाल श्रम किसी कारखाने में बालक को श्रम में ना रखा जाए ये, और यदि ऐसा है तो तमिलनाडु सरकार को चाहिए कि उस पर कानूनी एक्शन करें, ठीक। माचिस निर्माण करने वाले कारखानों में माचिसों की पैकिंग करने के कार्य में लगे बालकों को अलग परिसर में रखा जाए। मतलब माचिस कंपनी विस्फोटक पदार्थ होता है, यदि ऐसा काम बालकों को करवाया जा रहा है तो जो माचिस की डिब्बी में माचिस की तिल्ली भरी जाती है वो जो कारखाना परिसर था उससे दूर रखा जाए, क्योंकि कारखाना परिसर में विस्फोटक सामग्री माचिस बनाते हैं तो फास्फोरस लगाया जाता है, जो हम जलाते हैं जिसमें तो फास्फोरस होता है और भी तत्व मिले होते हैं, तो ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं। तो ये माचिस की डिब्बी में यदि भरा जा रहा है तो बच्चों को दूर रखा जाए, परिसर से दूर रखा जाए, ऐसी व्यवस्था तमिलनाडु सरकार करे। फिर क्या करें, बालकों से एक दिन में 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाए। जैसा कि मैं एक्ट में बताया था कि 86 का एक्ट है, तो 86 के एक्ट में बताया था कि किसी भी कंडीशन में बालक को 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाना है और एक बार में 3 घंटे कराना है और 3 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट होगा, और किसी भी कंडीशन में 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है, यह मैं कल बताया था, ठीक। बालकों को घर से नियोजन स्थल तक लाने ले जाने के हेतु परिवहन की व्यवस्था की जाए। मतलब बालकों की सुविधा के लिए वहाँ से परिवहन की व्यवस्था की जाए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए, ठीक। 5वां, बालकों को मनोरंजन और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए। मतलब यदि ऐसे बालक हैं तो 6 घंटे का काम लीजिए और उसके बाद मनोरंजन और शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए, ऐसे काम के लिए उसे बढ़ावा दिया जाए, ठीक। बाल श्रमिकों के लिए समुचित आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को उपलब्ध एक समय के मुफ्त भोजन की व्यवस्था को बालक श्रमिकों पर भी लागू किया जाए। मतलब जो स्कूली शिक्षा में वो मिड डे मील है वही वाली व्यवस्था कंपनियों में किया जाए। कम से कम एक टाइम का भोजन बालकों को नियोजक द्वारा दिया जाना क्या नाम है निर्धारित किया जाए, ये लोग सुझाव दिए, ठीक है। फिर अगला, बाल श्रमिकों को फुटकर मजदूरी के स्थान पर मासिक मजदूरी दी जाए तथा वह मजदूरी कार्य के अनुपात में हो। मतलब क्या है, रोज रोज का भुगतान न किया जाए, 1 महीने में भुगतान किया जाए बालकों की मजदूरी
क्यों? क्योंकि एक महीने में भुगतान होगा तो कुछ काम हो जाएगा उनका, लेकिन रोज रोज यदि भुगतान होगा तो वो लोग खर्च कर देंगे। ठीक है, इसके पीछे ये लॉजिक है। ठीक, तो मतलब क्या है, रोज रोज ना भुगतान करके महीने में भुगतान किया जाए। कारखानों एवं उद्योगों में नियोजित श्रमिकों का बीमा अवश्य रूप से कराएं जाने का प्रावधान किया जाए। मतलब यदि जो भी है श्रमिक, उनका क्या है, जीवन बीमा कराना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 लोगों को कमेटी थी, उन्होंने बताया कि मतलब जो बालक श्रमिक हैं उनका क्या किया जाए, उनका ये बीमा कराया जाए। ठीक, जीवन बीमा कराया जाए। श्रमिकों के लिए एक कल्याण कोष की स्थापना की जाए जिसमें नियोजक प्रति श्रमिक 2 रुपये प्रति माह के हिसाब से अपना अंशदान जमा कराए। मतलब क्या कि नियोजकों के लिए, नियोजक का यह दायित्व तो होगा कि एक क्या है बनाया जाए, श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाए जिसमें हर नियोजक 2 रुपये हर श्रमिक से 2 रुपये रोज डाले अपनी तरफ से, और बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों को कुछ न कुछ पैसा काटता रहे। तो ये एक बार उनको देने में आसानी रहेगी। ठीक, बालकों का कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। मतलब बालकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए जो यह निर्धारित करे कि ये एक आयोग रहेगा, तो वो क्या है, हर स्टेट में घूम घूम के देखेगा कि कहीं बाल नियोजन तो नहीं है, बाल श्रमिक तो नहीं है। ठीक, उच्चतम न्यायालय ने स्वीकासी के बाल श्रमिकों की हालत पर तो चिंता जताई, पर यह भी कहा कि देश के अन्य नगरों में भी स्वीकासी होने के बचाया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तर्क टिप्पणी की कि स्वीकासी जैसी हालत और कहीं किसी शहर की ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए बालकों के श्रम के लिए उस पर एक कानून बनाया जाए। ठीक, अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। उन्नी कृष्णन बनाम AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट। AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कुछ सिद्धांत, कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें क्या किया था, इसमें अनुच्छेद 45, मतलब अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में है, इसके लिए क्या किया था, आर्टिकल 45 के अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस इसने दिया था। आर्टिकल 45 के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व में है, नीति निर्देशक आर्टिकल 45 कहाँ है, DPSP नीति निर्देशक तत्व में है, और नीति निर्देशक तत्व में होने के बाद कुछ हद तक इसमें कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो मूल अधिकार का धारण करनी है। तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत कुछ इस केस में क्या गाइडलाइन किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने अंततः यह दिशा निर्देश जारी किया। क्या दिशा निर्देश जारी किया, इस बात में कुछ दिशा निर्देश जारी किया है। क्या? पहला, देश में कार्यरत बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया जाए। देश में कार्यरत बाल श्रमिकों का क्या हुआ कराना चाहिए, सर्वेक्षण कराना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, बालकों को यांत्रिक प्रक्रियाओं से दूर रखते हुए व्यक्तिगत श्रम, मानव श्रम वाले कार्य में नियोजित किया जाए। यांत्रिक मतलब टेक्निकल कार्य के अलावा मानव श्रम जहां हो वो काम करवाना चाहिए। ठीक, इसमें गाइडलाइन दिया है। बालकों का नियोजन समाप्त हो जाने अथवा अवरुद्ध हो जाने पर उनके लिए शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए। यदि बालक का नियोजन समाप्त हो जाता है तो उनके लिए क्या किया जाए, शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाए। ठीक, इसमें गाइडलाइंस आई। चौथा, श्रम विभाग के निरीक्षकों की कार्यशैली पर निगरानी रखी जाए। श्रम कार्यालय के
जो श्रम कर कार्यालय है, ठीक, श्रम कार्यालय के निरीक्षकों की कार्यशैली पर निगरानी रखी जाए, ठीक। एक आयोग के गठन के से बालकों को निषेधित कार्यों पर नियोजित करने वाले शक्तियों को विधि अनुसार दंडित किया जाए। किसी भी बालक से एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। ये सारी चीजें कही जा रही हैं जो पहले भी हो चुकी है। प्रत्येक बालक को प्रतिदिन न्यूनतम 2 घंटे तक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए, ठीक। अब ये दिशा निर्देश इसमें इंडिकेशन बना में मतलब आंध्र प्रदेश राज्य में कुछ दिशा निर्देश दिए गए। अक्सर सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि बालकों के नियोजन पर रोक लगाया जाए। यदि ऐसा किया भी जा रहा है तो 6 घंटे से अधिक काम न हो और उनकी शिक्षा पर जोर दिया जाए, ठीक। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी यह दिशा निर्देश न केवल बाल श्रम की प्रकृति पर अंकुश लगाने वाले हैं, अपितु बालकों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, ठीक। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि जो बालक है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन को निषेधित करने वाला है। आर्टिकल 24 बार बार कह रहा है बालकों के श्रम पे जो 14 वर्ष से नीचे के हैं उनके श्रमिकों पे रोक लगाया जाए, उनको श्रम में न किया जाए। अनुच्छेद 24 और क्या है, 14 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से नीचे आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए क्या बार बार कहा जा रहा है कि क्या किया जाए, ऐसे बालकों के श्रम पे रोक लगाया जाए, ऐसे बालक के श्रम पे रोक लगाया जाए, ठीक है। तो ये था बाल श्रमिक। भारत में बाल श्रमिकों पे जो प्रावधान थे 2 केसों के हिसाब से बताया, ठीक है। एक MC मेहता बना भारत सरकार और दूसरा कृष्ण बना आंध्र प्रदेश राज्य, 1993 का केस है और 1997 केस है, ठीक है। तो ये थे 2 केस जिसमें कुछ गाइडलाइंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए बाल श्रम पूर्ण रूप से अभी भी वर्तमान समय में भी रोका नहीं गया है, रुक नहीं पाया है। बालकों को आप हर जगह देखते होंगे कार्य करते हुए, स्टेशन, बस स्टैंड, ट्रैफिक रोड, जहाँ रोड पे चौराहा है, ट्रैफिक जहाँ है, देखिए वहाँ बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ सामान बेचते हुए मिल जाएंगे। ट्रेन में देखिए बच्चे कुछ ना कुछ करते मिल जाएंगे, कुछ बेचते हुए मिल जाएंगे। और क्या नाम है उसमें भी, क्या नाम है, बस अड्डे पे भी मिल जाएंगे, ठीक। सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं क्या होती हैं इसमें सारी ये है कि बाल श्रम जो है, ठीक है, उस पे यहाँ रोक लगाने की बात कही है। बार बार सुप्रीम कोर्ट इस पे गाइडलाइंस दे रहा है, बार बार भारत सरकार कुछ ना कुछ कानून बना रहे हैं, लेकिन अभी भी बाल श्रम रुका नहीं है। क्योंकि जब तक लोग इस पर रोक नहीं लगाना चाहेंगे तब तक रोक नहीं लग पाएगी, ठीक है। आज के लिए बस